आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, महासागरीय जल धाराओं को लेकर है। और जितने भी आपके मन में डाउट हैं उच्च दाब को लेकर, निम्न वायु दाब को लेकर, भूगोल के जो भी आपके डाउट हैं इस लेक्चर में उम्मीद है वे डाउट भी आपके दूर होंगे। और नाम ही चैप्टर का महासागरीय जल धाराएँ हैं, मगर विस्तार पूर्वक समझिए कि कैसे कैसे जो है महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। और आइए चलते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं महासागरीय जल धाराएँ जो है आपकी पृथ्वी पर, आपके जो है समुद्र की जो जल धाराएँ हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो बड़े ध्यान से चीज़ को समझिएगा। देखो, सभी को पता है कि पृथ्वी को दो हिस्से में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसी का नाम भूमध्य रेखा है, उसी का नाम विषुवतीय रेखा है। विषुवतीय रेखा ही पृथ्वी को दो हिस्सों में, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो विषुवतीय रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसी पर जो है निम्न वायुदाब होता है। और भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, चाहे उत्तर की ओर 5 डिग्री हो, चाहे दक्षिण की ओर 5 डिग्री हो, उसी को हम जानते हैं डोल ड्रम के नाम से। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं भूमध्य रेखा से, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करती है। और एक और उत्तरी गोलार्ध है, एक और दक्षिणी गोलार्ध है। इसी भूमध्य रेखा पर, इसी विषुवतीय रेखा पर जो क्षेत्र होता है निम्न वायुदाब का, उसी का नाम होता है डोल ड्रम। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि महासागर में, चाहे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है या हिंद महासागर है, उसमें जो है महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। अब ये नहीं पूछेगा कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है, बैंग वाला एक जल धारा है वो अटलांटिक महासागर की है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जो है नए प्रारूप से क्वेश्चन आते हैं और उसी प्रारूप को समझते हुए अपना लेक्चर शुरुआत करते हैं। और बड़े ध्यान से जो है, गौर से जो है लेक्चर को समझिएगा। महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति में सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही सबसे पहला कारण है महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का। दूसरा कारण है आपका पृथ्वी पर पवनें, जो स्थायी पवनें होती हैं, वो भी जो है महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का एक विशेष कारण होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पश्चिमी पवनों का, जो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। आपने नाम सुना होगा व्यापारिक पवनों का, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं। और आपने नाम सुना होगा ध्रुवीय पवनों का, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चलती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण होता है आपका पृथ्वी का परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूमना। और दूसरा मेन कारण है आपकी पवनें, जो स्थायी पवनें हैं, चाहे व्यापारिक पवनें हैं, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की पवनें हैं, चाहे आपका पछुआ पवनें हैं, चाहे आपका ध्रुवीय पवनें हैं, और कुछ स्थानीय पवनें भी हैं जैसे जोंडा है, मिस्टल है आपका। ये इनके कारण भी जो है महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। आइए कुछ समझते हैं। तीसरा कारण है तापमान। बड़े ध्यान समझिएगा, तापमान भी जो है महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण है। जैसे जैसे किस क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो बढ़े हुए तापमान से कम तापमान की ओर जो है धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये भी हमने ध्यान रखना है कि गर्म जल से निम्न तापमान की ओर जो है जल धाराएं प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही जो है वायुदाब भी जो है महासागरीय जल धाराओं को प्रभावित करता है। महासागरीय जल की लवणता भी धाराओं की उत्पत्ति के लिए सहायक है। आइए स्टार्टिंग समझते हैं। देखो, ये जो है भूमध्य रेखा है, विषुवतीय रेखा है, और विषुवतीय रेखा से ही तीव्र गति से चलने वाली महासागरीय तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। आइए बड़े ध्यान समझते हैं कि कैसे कैसे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, आपने साफ दिखाई दे रहा है जो ये चिन्ह है,
ये दर्शाता है कि महासागरीय जल धाराएं विषुवत रेखा पर पूर्व दिशा से पश्चिम की दिशा की ओर जाती हुई प्रवाहित हो रही है। मगर इनकी दिशा कैसे निर्धारित हुई तो बड़े ध्यान समझते हैं। देखो ये विषुवतीय रेखा है और इसी ओर जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर व्यापारिक पवनें इस ओर चलती है उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। दोनों पवनें, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा के क्षेत्र के पास इकट्ठा हो जाती है और यहीं पर एक तरंग उत्पन्न होती है, महासागरीय धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा जो भूमध्य रेखा है उस पर जो महासागरीय तरंग हैं उनकी जो दिशा है वो दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, क्योंकि व्यापारिक पवनों ने जो दबाव बनाया है, व्यापारिक पवनों ने जो दबाव बनाया है उसी दबाव के कारण इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर महासागरीय जल धाराएं, भूमध्य रेखा पर महासागरीय जल धाराओं की दिशा कौन सी होती है तो ये दिशा होती है पूर्व से पश्चिम। और आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का नियम होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जहां क्रिया होती है तो वहां प्रतिक्रिया भी अवश्य ही होती है। तो इस पर भूमध्य रेखा पर जो महासागरीय जल है, चाहे वो अटलांटिक महासागर का है, चाहे वो आपका हिंद महासागर का है, यहाँ प्रतिक्रिया बल भी कार्य करता है। तो ध्यान रखना, जैसे आप देख रहे हो उत्तर विषुवतीय धारा की जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम, ऐसे ही इसके विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व में भी धारा प्रवाहित होगी। इसी तरह हिंद महासागर में भी दक्षिण विषुवतीय धारा जो है और एक इसके विपरीत जल धारा भी प्रवाहित होगी। तो ये है न्यूटन का जो क्रिया वाला नियम है, ये जो है महासागरीय जल धाराओं पर भी लागू होता है। आइए समझते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अटलांटिक महासागर की, जो आपका अटलांटिक महासागर है जो एस आकार के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं उनको एग्जाम में कैसे पूछता है। एक ध्यान छोटा सा रखिएगा कि जो भी आपका महासागरीय जलधाराएं हैं, यदि कोई जो है महासागरीय जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है तो वो गर्म जलधारा होती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने वाली जलधाराएं में होती हैं आपका गर्म जलधारा। ऐसे ही उच्च अक्षांश से अर्थात ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली, ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आने वाली जो आपकी जलधारा होती है में होती है ठंडी जलधारा। तो इस बात को हमने जो है सामान्य तरीके से समझा कि भूमध्य रेखा से अर्थात 0 डिग्री से अर्थात निम्न अक्षांश से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली या दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जो आपका जलधाराएं होती हैं में होती हैं ठंडी जलधाराएं। और ध्रुवों की ओर से, चाहे उत्तरी ध्रुव है चाहे दक्षिण ध्रुव है, ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली, बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो होती है ठंडी जलधाराएं। अब जो है सबसे जो पहला पॉइंट है अटलांटिक महासागर का, इसके बारे में समझते हैं। अटलांटिक महासागर से 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन आता है और उसको समझते हैं। देखो इतना तो हमने समझा है कि जो भूमध्य रेखा है विषुवतीय रेखा है, इस पर महासागरीय जो जलधारा की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है और इनका कारण है व्यापारिक पवनें। एक जो है कोरियोलिस बल जो है पवनें दबाव डालती हैं और उस दबाव के कारण जो महासागरीय जल है
पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा अटलांटिक महासागर को, देखिएगा जैसे ही अटलांटिक महासागर का जो जल है ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो ब्राजील के पास जाकर ये दो दिशाओं में विभाजित हो जाती है। ब्राजील के पास जाकर ये जलधारा दो दिशाओं में विभाजित हो जाती है। एक जलधारा ब्राजील जलधारा के नाम से जो एक गर्म जलधारा है दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और दूसरी जलधारा मैक्सिको की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। ये गर्म जलधारा है, इसका निर्माण भूमध्य रेखा पर हुआ है। जो है मैक्सिको की खाड़ी ओर प्रवाहित होती है उसी को हम केनी जलधारा, एक क्वेश्चन जो है नोट करने लायक है, तो बड़े ध्यान समझिएगा। केनी जलधारा जो है आपका मैक्सिको खाड़ी ओर प्रवाहित होती है, और यहीं पर जो है एक एंटलीज की जलधारा है। यदि आप नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। अटलांटिक महासागर की जो है गर्म जलधारा है, एंटलीज जलधारा भी इस ओर प्रवाहित होती है। केनी जलधारा दो धाराओं में विभाजित होती है। एक जलधारा फ्लोरिडा तट के पास प्रवाहित होती है और दूसरी जलधारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। अब यह भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पहला आया है कि केनी जलधारा से ही फ्लोरिडा जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति हुई है, जो कि गर्म जलधाराएं हैं, और ये जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित हो रही है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी ओर प्रवाहित हो रही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जिसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। जैसे जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा प्रवाहित होती है, ऐसे ही उत्तरी ध्रुव की ओर से ग्रीनलैंड के पश्चिमी छोर से लैब्राडोर जलधारा गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। आई बात समझ में? लैब्राडोर जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा क्यों है? क्योंकि जो है ध्रुवों की ओर से प्रवाहित हो रही है, भूमध्य रेखा की ओर, इसलिए यह ठंडी जलधारा है। जब यह ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम में मिलती है तो यहीं पर कुहासे का निर्माण होता है, एक धुंध का निर्माण हो जाता है, और यहीं पर जलयान को चलाना बहुत असंभव हो जाता है, और एक स्वच्छ जल का निर्माण हो जाता है। स्वच्छ जल का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि जो ठंडी जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, स्वच्छ जल का निर्माण होता है। मत्स्य पालन यहाँ का बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। न्यू फाउंडलैंड जो क्षेत्र है, ग्रांड बैंक जो क्षेत्र है, डागर बैंक जो क्षेत्र है, वो ही जो है इस क्षेत्र के नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है पहले पूछा गया है कि न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र पर, न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है, इस क्षेत्र पर किन दो धाराओं का जो है निर्माण होता है, कौन सी दो धाराएं जो है यहाँ उत्पत्ति होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रांड बैंक जो मत्स्य पालन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है उत्तर पूर्वी तट पर, वहाँ दो जलधाराएं कौन कौन सी मिलती हैं? एक जलधारा है लैब्राडोर और दूसरी जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ऐसे ही जब गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी जो है पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है, अब यहाँ आकर किन पवनों के प्रभाव में आ जाती है? पश्चिमी पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, और इसी के बाद में एक इरमिंगर जलधारा, बड़ा ध्यान समझना, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। रेलवे वाले, यूपीपीसीएस के जो स्टूडेंट हैं या अन्य एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं, बड़े ध्यान समझें। इरमिंगर जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इरमिंगर जलधारा एक गर्म जलधारा है, ये जो है आइसलैंड की ओर से जो है प्रवाहित होती है। ऐसे ही इसी जो है जलधारा का भाग एक जो है इस ओर से जो है प्रभावित होता है, इधर बिस्के की खाड़ी है, और रेनल जलधारा का निर्माण हो जाता है। रेनल जलधारा देखिएगा,
जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं ये ठंडी जलधारा है, रेड कलर में दिखाई दे रही हैं गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा को नोट कीजिएगा। लैब्राडोर है, पूर्वी ग्रीनलैंड है और रेनल है और कनारी है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जो एक ठंडी जलधाराएं हैं। आइए इनको समझते हैं। लैब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड और रेनल की हमने फिलहाल बात की है। रेनल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। इरमिंगर जलधारा किस महासागर की जलधारा है। तो यहां से केवल इतना क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इरमिंगर भी और रेनल भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद में एक व्रत बनता है और व्रत बनने के बाद में कनारी जलधारा का निर्माण होता है। क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की कैसी जलधारा है, क्योंकि जो है इसका प्रवाह उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर है, ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की ओर है। तो कनारी जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है और किस महासागर की है, अटलांटिक महासागर की। आइए दोबारा से जो है अपने क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को जो है हमने नोट जरूर करना है, क्योंकि बिना नोट किए हुए एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। हमने देखा है अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर जैसे जो है भूमध्य रेखा से ये जो है जलधारा ऐसे चल रही थी, इस स्थान पर जाकर एक ब्राजील धारा का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो है मैक्सिको की खाड़ी की ओर, यदि आपसे कोई पूछे कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, इसका निर्माण किस खाड़ी में होता है, तो ध्यान रखिएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण होता है मैक्सिको की खाड़ी में। और यहीं से जो है केनी जलधारा से इनका निर्माण होता है। केनी जलधारा से फ्लोरिडा का निर्माण होता है, गल्फ स्ट्रीम का निर्माण होता है। और जब यह न्यू फाउंडलैंड के पास जाती है, जो एक मत्स्य क्षेत्र है, वहीं पर इससे लैब्राडोर जलधारा मिल जाती है। उसी के बाद जो है इरमिंगर जलधारा, एक गर्म जलधारा का निर्माण होता है। और उसी के बाद में नॉर्वे के पास जो है रेनल जलधारा का निर्माण होता है, और बाद में कनारी जलधारा का निर्माण हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक महासागर की जलधाराएं रेनल भी है, इरमिंगर भी है। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनको हम छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं और ऐसा अपना मस्तिष्क बना लेते हैं कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में। हमने कनारी को रट लिया, गल्फ स्ट्रीम को रट लिया, बहुत हैं एग्जाम के लिए, मगर रेनल और इरमिंगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ऐसे ही अब दक्षिणी जो है गोलार्ध की बात करते हैं, और कैसे कैसे जो है जलधाराओं का निर्माण होता है अटलांटिक महासागर में। अब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है एक फोकलैंड क्षेत्र है, फोकलैंड धारा, ये भी ध्यान रखिएगा, फोकलैंड धारा। अब देखिएगा ध्रुवों की ओर से पश्चिम प्रवाह क्षेत्र से एक जलधारा, ठंडी जलधारा भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। ब्राजील जलधारा तो है गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की, और फोकलैंड जो धारा है वो है ठंडी जलधारा, क्योंकि यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। और यदि हम इस तट की बात करें तो ऐसे ही ध्रुवों की ओर पश्चिमी पवन प्रवाह के क्षेत्र से ही बैंगुला जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है, और बैंगुला से तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर वो ट्रेंड चला गया कि बैंगुला जलधारा एक अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अब क्वेश्चन जो है नए रूप से पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कौन सी धारा प्रवाहित होती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी जो है तट पर, जो दक्षिणी पश्चिमी तट है, उस पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है, तो उसी का नाम है बैंगुला जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है और जिसका निर्माण ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की ओर हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर की हमने जलधारा पढ़ी,
और उम्मीद है आपने इन जलधाराओं को नोट किया होगा। आइए चलते हैं और चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर। प्रशांत महासागर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रशांत महासागर से आएगा, और प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं उनको बड़े ध्यान समझिएगा, क्योंकि यही एग्जाम के क्वेश्चन हैं। प्रशांत महासागर की हमने सुना होगा कि एल नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। मगर इस क्षेत्र को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। पहले प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें तो बड़े ध्यान समझिएगा। अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा, क्योंकि इसका क्षेत्र बड़े ध्यान समझिएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर है, तो कैसी जलधारा होगी? अलास्का की जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो रही है, तो है गर्म जलधारा। एल नीनो जलधारा जो है दक्षिण दिशा की ओर ऐसे जो है नीचे प्रवाहित हो रही है भूमध्य रेखा से, तो ये भी है एक गर्म जलधारा। प्रशांत महासागर, धरती आपका गोल है तो इधर भी प्रशांत महासागर है, इस ओर भी प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर की पहले बात करते हैं गर्म जलधाराओं की। क्यूरोसीवो जलधारा प्रशांत महासागर की, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरोसीवो जलधारा एक गर्म जलधारा है। ऐसे ही सुसीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुसीमा भी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को हमने पढ़ा। जो इधर ये जापान का क्षेत्र है, कोरिया का क्षेत्र है, तो इसमें जो जलधारा हैं एक तो है क्यूरोसीवो, दूसरा है सुसीमा, और दोनों हैं गर्म। ऐसे ही एल नीनो भी और अलास्का भी, ये भी हैं गर्म जलधारा। देखो जब दिमाग लड़ाते हो आप कि अलास्का तो जो है ध्रुव के पास होगा और अलास्का जलधारा तो ठंडी होगी, मगर नहीं, क्योंकि इसका प्रवाह है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, इसलिए यह जलधारा है गर्म जलधारा। देखो गर्म जलधाराओं का निर्माण भूमध्य रेखा पर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पता है कि जो भूमध्य रेखा है उस पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो है गर्म जलधाराओं का निर्माण हो जाता है। तो इस चीज को हम समझ के चलें। देखो एल नीनो से क्वेश्चन क्या आएगा? एल नीनो जिसे क्रिसमस का बच्चा जलधारा, जैसे यूरोप का गर्म कंबल गर्भ स्ट्रीम था, ऐसे ही क्रिसमस का बच्चा जलधारा है एल नीनो, जिसका प्रभाव पड़ता है संपूर्ण पृथ्वी के जो है मानसून पर। यदि मानसून प्रवाहित होता है ऑस्ट्रेलिया का, यदि मानसून प्रवाहित होता है भारत का, तो सबसे अधिक रोल रहता है एल नीनो का। इसको क्रिसमस के बच्चे की जलधारा क्यों कहते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो एल नीनो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किस तट पर होता है। एक क्वेश्चन सोच समझ के चलिएगा, कहीं गलती मत करिएगा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस तट पर पेरू है, और पेरू तट पर ही एल नीनो का निर्माण होता है। क्रिसमस का बच्चा एल नीनो का नाम क्यों पड़ा उसको भी समझिएगा। आपने पता है कि 25 दिसंबर के पास में, 25 दिसंबर के पास में ही इसका निर्माण होता है। देखो 4-5 वर्षों के अंतराल पर एल नीनो का निर्माण होता है। जब महासागर, प्रशांत महासागर के जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जब प्रशांत महासागर के जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, तो उसी घटना को एल नीनो कहते हैं। और यह जो है घटना 4 से 5 वर्षों के अंतराल पर होती है, और प्रशांत महासागर में पेरू तट पर एल नीनो का निर्माण होता है। एल नीनो ही भारतीय मानसून पर प्रभाव डालती है। अब एल नीनो भारतीय मानसून पर कैसे प्रभाव डालेगी, बड़े ध्यान समझिएगा। देखो एल नीनो का कुछ प्रभाव तो इधर जो है दक्षिण की ओर आ जाता है, मगर कुछ प्रभाव इस क्षेत्र की ओर, धरती गोल है। अब ये पवनें इस ओर चलनी शुरू हुई, मतलब इस ओर ऑस्ट्रेलिया की ओर एल नीनो आती हैं। देखो यहाँ पर भी वर्षा होती है। किसी क्षेत्र पर वर्षा होने के लिए 2 कारक होते हैं। एक तो जो आपका स्थल है,
वहाँ पर गर्म हवाएं चलनी चाहिए, स्थल आपका गर्म होना चाहिए, और जो समुद्र है, समुद्र में यदि उच्च वायु दाब उत्पन्न होगा और आपका धरातल पर यदि निम्न दाब होगा तभी आपका वर्षा होगी। अब वर्षा के लिए समझिए क्या है। देखो, कोई भी पवनें हैं वे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। यदि भारत में वर्षा होगी जून के महीने में, तो वर्षा क्यों होगी? क्योंकि इस क्षेत्र पर जो है उच्च वायु दाब क्रिएट होगा और धरातल पर निम्न वायु दाब होगा, तब जो है यहाँ पर वर्षा का निर्माण होता है। ऐसे ही समझते हैं एल नीनो मानसून को प्रभावित क्यों करता है। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जब जो है आपका एल नीनो पहुँचता है तो महासागरीय जल में जो यहाँ पर जो है पहले से उच्च वायु दाब था, इसने जो है निम्न दाब वायु दाब में बदल दिया, अर्थात समुद्र के तापमान को भी गर्म कर दिया। यदि समुद्र का तापमान भी गर्म है, धरातल का तापमान भी गर्म है, तो समझिएगा वर्षा होना असंभव है। ऐसे ही जब ये एल नीनो भारत की ओर प्रवेश करती है, भारतीय जो प्रायद्वीप क्षेत्र में प्रवेश करती है, बात समझ रहे हैं एल नीनो की, तो जो समुद्र का यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब था, अर्थात जो समुद्र में उच्च वायुदाब बना था उसको भी इसने जो है निम्न वायुदाब में बदल दिया। मतलब यहाँ पर तापमान गर्म कर दिया समुद्र का और धरातल का भी तापमान गर्म है, तो बहुत कम वर्षा होगी। अर्थात जिस वर्ष एल नीनो का प्रभाव होगा, यदि आपसे कोई पूछता है कि एल नीनो से क्या होगा, जिस वर्ष एल नीनो का प्रभाव होगा उस वर्ष सूखे की संभावना अधिक हो जाती है। इस चीज को हमने ध्यान रखना है। और एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून पर प्रभाव गिरती है, और उसकी जो विपरीत है वो ला नीना है। नेक्स्ट चैप्टर में उसकी भी बात करेंगे। आइए समझते हैं पेरू तट की। दक्षिण अमेरिका का जो ये पेरू तट है, इसी पर निर्माण हुआ एल नीनो का जो एक गर्म जलधारा है, और इधर से ध्रुवों की ओर से दक्षिणी छोर से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है हम्बोल्ट जलधारा, जिसका नाम है पेरू जलधारा। तो बड़े ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को कभी गलत मत करिएगा। हम्बोल्ट जलधारा भी जो है पेरू जलधारा के नाम से जानी जाती है, और एल नीनो भी पेरू जलधारा के नाम से जानी जाती है, मगर एक गर्म है और एक क्या है? ठंडी है। और दोनों हैं किस महासागर की? दोनों हैं प्रशांत महासागर की। ऐसे ही प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया धारा, प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया जलधारा जो उत्तरी ध्रुव से जो है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है, तो कैलिफोर्निया जो जलधारा है वो है एक ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर की कुछ जलधारा को समझते हैं, और एक जलधारा जो ठंडी और है उसको भी ध्यान रखना है, और नाम है क्यूराइल, जिसका नाम है ओएसीवो। पूछता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि क्यूराइल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो क्यूराइल जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। और पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि जापान की काली जलधारा किसका नाम है? जापान की काली जलधारा। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, और हम रट्टा लगा जाते हैं केवल यूरोप के गर्म कंबल पर, केवल जो है बेंगुला पर, और केवल अल नीनो पर। मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा खास था। क्वेश्चन था कि आपका क्वेश्चन है जापान की काली जलधारा। देखिए कितना खास क्वेश्चन है। और ऑप्शन थे क्यूरोसीवो, ऑप्शन था सुसीमा, ऑप्शन था क्यूराइल, मगर उसका आंसर है जापान की काली जलधारा बोली जाती है क्यूरोसीवो। कहीं पर नोट कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछले वर्ष एग्जाम में आ चुके में जो है रिपीट होते हैं। और जापान की काली जलधारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरोसीवो को ही कहा जाता है जो प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। इसको हमने समझना है। आइए बात करते हैं अपनी हिंद महासागर की, और हिंद महासागर में कैसे कैसे जो है महासागरीय जलधारा उत्पत्ति होती है अगर जलधारा की। और हिंद महासागर से
पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था। देखो हम जो है रट्टा लगा के चले जाते हैं एग्जाम में कि अगुलहास जलधारा एक गर्म जलधारा है हिंद महासागर की, मगर वहां से क्वेश्चन आया था पिछले वर्ष ही कि अगुलहास जलधारा का निर्माण हिंद महासागर में कहां होता है? भारत के पूर्वी तट के पास, ए ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन था मेडागास्कर द्वीप के पास में, ऑस्ट्रेलिया के आपका पश्चिमी क्षेत्र में, या डी कोई नहीं। तो अगुलहास जलधारा का निर्माण होता है मेडागास्कर के पास में, जो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, और मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलकर ही अगुलहास जलधारा का निर्माण करती है। अगुलहास जलधारा जो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, मेडागास्कर द्वीप के पास में इनका निर्माण होता है। मोजाम्बिक जलधारा और मेडागास्कर जो गर्म जलधाराएं हैं, जरूरी नहीं है कि अगुलहास के नाम से क्वेश्चन आए, मेडागास्कर जलधारा भी पूछ सकता है। तो मेडागास्कर जलधारा हिंद महासागर की कैसी है? गर्म जलधारा है। आइए ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं हिंद महासागर की। प्रत्येक वर्ष जो है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंद महासागर को लेकर। और ध्यान रखिएगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा और सोमाली जलधारा, ये दोनों जलधाराएं जो हैं हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। सोमाली जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। आपसे जलधाराओं से एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यू फाउंडलैंड पर, न्यू फाउंडलैंड एक मत्स्य क्षेत्र है, किन दो जलधाराओं का निर्माण वहां होता है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर गल्फ स्ट्रीम का और लैब्राडोर का निर्माण होता है। एक अंतिम क्वेश्चन सभी जलधाराओं को लेकर। जलधाराएं, इतना तो हमने समझ में आया कि जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वे गर्म होती हैं। जो जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ जाती हैं, वे हैं ठंडी जलधारा। और सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली जो जलधारा है उसका नाम बताइएगा। यदि आपसे कोई पूछता है एग्जाम में सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली जलधारा कौन सी है? ए ऑप्शन अल नीनो, बी ऑप्शन कनारी, सी ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम, या फिर डी ऑप्शन अगुलहास। तो इसका राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, तीव्र गति से चलने वाली जो है महासागरीय जलधारा है, जो एक गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। देखो कभी भागदौड़ अपने जीवन में मत करिएगा। कुछ जो है छात्रों की, स्टूडेंट की आदत है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, इतना फॉरवर्ड में जो है चले जाते हैं। यदि कोई चीज़ देख रहे हैं वीडियो भी, बस जल्दी से जो है फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाए। मगर ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड करते करते कहीं कंपटीशन से बाहर मत हो जाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और बड़े तसल्लीपूर्वक जो है प्रत्येक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का लेक्चर महासागरीय जलधाराओं को लेकर उम्मीद है आपने पसंद आया होगा। और आज के लिए धन्यवाद।